मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू दिया है 20 नैनो टेस्ला और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो आज के सभी क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है तो अपने आप को एवेल्युएट करते चलना कि आज के कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पाए हो। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अगर पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डिवाइड हम करते हैं तो हमें स्पीड ऑफ साउंड, प्रकाश की चाल c मिलता है। ये रेशियो आपको पता है। ठीक है, अब अगर ये रेशियो पता था तो बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं था, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, c इंटू मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू। अब सारी वैल्यूज़ पता है, c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ हमने रख दिया, इंटू b मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू कितना है 20 नैनो टेस्ला। अब 20 नैनो टेस्ला को हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो नैनो का मतलब -9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अब हमारा 3 और 20 का गुणा होगा 60 मिलेगा, 60 मिलेगा और इधर 10 की पावर 8 है और ये 10 की पावर 9 है माइनस का, तो 10 की पावर -1 मिलेगा जिससे ये जीरो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट प्रति मीटर हमारा आएगा किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डी कोई 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है और डी के सभी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से अगर हम रिप्लेस कर दें तो नया डिटर्मिनेंट डी डैश है, तो फिर निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है। देखो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करना खुद से, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से कर पा रहे हो इट मीन्स आप अभी रेड जोन में नहीं हो, ग्रीन जोन में हो। ठीक है, तो इसके लिए आप एक रिजल्ट याद रखना कि जो उसका कोफैक्टर का, जो डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर का मॉड होता है वो आपका डिटर्मिनेंट का मॉड का पावर ऑर्डर -1 होता है। ये मैंने एक बार और बताया था, नेवी के एग्जाम में पूछा जा चुका है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, यानी कि उसके कोफैक्टर का जो मॉड का कोफैक्टर का जो मॉड रहेगा वो इनिशियली जो डिटर्मिनेंट का मॉड पावर ऑर्डर -1। ठीक है, जहाँ पे n उसका ऑर्डर है, जैसे इसमें 3 रो और 3 कॉलम थे तो n का वैल्यू 3 है। अगर यहाँ पे 2 × 2 का होता तो फिर n का मान 2 होता। अब बस रख दो तो हमारा डी डैश जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ जब हम n का वैल्यू 3 रखेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि डी डैश = आ जाएगा d², यानी कि ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की चाल है 360 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति है 500 हर्ट्ज। तो दो निकटवर्ती यानी कि जो नियरर पार्टिकल होंगे उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री का है, तो फिर उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। देखो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जो एयरफोर्स में बहुत पूछा जाता है कि जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर, वो क्या होता है 2π/λ, 2π/λ यानी कि उस वेव का लेंथ इंटू पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर। लड़का ये फॉर्मूला उल्टा याद कर लेता है कई बार, तो इसको आप, अब पेपर आने वाला है 4 नवंबर से 8 नवंबर में आपका एग्जाम होना है, तो अब याद कर लो क्या होता है। कई बार लड़का कर देगा कलांतर बराबर λ/2π, उल्टा कर देता है, तो इसको पहली बात तो आप याद रखो। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, अब हमें पता है कि हमें पथांतर चाहिए, ठीक है, पथांतर चाहिए, कलांतर गिवन है, तो बहुत इजी है, बस लैम्डा का वैल्यू हम निकाल लें। तो लैम्डा v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है n लैम्डा। तो लैम्डा अगर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा v/n। अब देखो हमें फॉर्चुनेटली v भी पता है और n भी पता है, यानी कि इस फॉर्मूले में हम लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि v का मान है 360, कितना है 360, और n का मान है 500 हर्ट्ज। तो सारी वैल्यूज़ ही तो रखनी है। एक बार मैं इसको ऊपर करके अच्छे से लिख देता हूँ। हमने फॉर्मूला लगाया कि जो पाथ कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2π/λ इंटू पथांतर यानी कि Δx। ठीक है, अब कलांतर था 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री में ही लिख देते हैं। 2π को अगर डिग्री में लिखें तो 360 हो जाएगा, 2π का मतलब 360 डिग्री, डिग्री में इसलिए लिखा अभी बताऊँगा, इंटू पथांतर हमें Δx फाइंड करना है। अब देखो, अब अगर Δx निकालना हो तो वो इधर क्रॉस मल्टी, देखो पहले इसको काट दें 6 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा λ/6 हो जाएगा हमारा Δx। अब लैम्डा का वैल्यू और रख दो, लैम्डा का वैल्यू हम कितने, अब देखो लैम्डा बराबर होता है v/n, तो लैम्डा की जगह पे हम v/n लिख देते हैं, v/n। ठीक है, तो v का मान कितना है, v का मान है 360/n का मान कितना है 500 हर्ट्ज इंटू 6 बराबर, यही तो हमारा Δx हो जाएगा। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 बार 60, 60 कट गया। अब देखो 60 से एक जीरो ये कट गया, तो 6/50 कितना है 6/50, तो 6/50 हमारा ये क्या आया, मीटर आया। लेकिन 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा कर दो, तो ये क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है
में भी है, तो हमने इसको जब 2 बार कट करा तो 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थोड़ी हुई होगी, नहीं हुई होगी, लेकिन अगर हुई है तो बस आप फॉर्मूला याद रखना, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, ग्रुप एक्स के एस्पायरेंट हो। एक बात और बता दूं, इस वीडियो में मैंने मैथ के भी क्वेश्चंस लिए हैं और फिजिक्स के लिए हैं, मतलब कंबाइन एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपके लिए। और बस मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे, कि जिस टाइप के मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कराया, तो वो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। जैसे फिजिक्स का मैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें वो बता रहा हूँ जिनको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन बचे हुए दिनों में एटलीस्ट आपको इतना करना। आई होप आपको एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा होगा, एक मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, एक फिजिक्स का आ जाता है, तो यार याद रखो कि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। हमेशा वही एक जैसा ही करते रहो, तो आप लोग भी कभी कभी बोर होने लगते हो। तो आज मैंने सोचा कि आज दोनों क्वेश्चन ले लेता हूँ कंबाइन करके, एक फिजिक्स का आएगा, एक मैथ का आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम है और एक लिथियम आयन है, दोनों द्वितीय उत्तेजित अवस्था में हैं। अगर लिथियम तथा हाइड्रोजन और लिथियम के जो एंगुलर मोमेंटम है वो Li और Lh है, ठीक है, और उनकी ऊर्जाएं Eh हाइड्रोजन की और लिथियम की El है, तो फिर कौन सा सही होगा, कौन सा रिलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वही लड़का कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला जिसे पता हो, या पता हो कि एनर्जी उसके एटॉमिक नंबर पे किस तरह से निर्भर करती है, कि निर्भर करती है भी कि नहीं करती है। तो देखो, इसके लिए आपको पता है कि संवेग क्या होता है, NH/2 NH/2। अब दोनों ही उन्होंने क्या है कि दोनों द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है, यानी कि n का मान दोनों के लिए ही 3 होगा, क्योंकि द्वितीय में है तो n का वैल्यू 3 होता है। तो यानी कि इस पे अब H2 यानी कि उसमें Z से तो इंडिपेंडेंट है, जो संवेग है वो उसके एटॉमिक नंबर से तो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो दोनों ही केसेस में इक्वल होगा, यानी कि दोनों ही केसेस में इक्वल। एक तो ये तो तुरंत कट गए ऑप्शन, क्योंकि मोमेंटम तो इक्वल होना चाहिए दोनों का, क्योंकि वो उस पर इंडिपेंड ही नहीं करता एटॉमिक नंबर पे। हाँ, अब ऊर्जाओं के लिए हमें थोड़ा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, माइनस का Z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली लिथियम का ज़्यादा है, लिथियम का कितना होता है 3 और उसका होता है 1। अगर लिथियम का ज़्यादा है तो एनर्जी लिथियम की ज़्यादा होगी। अब एनर्जी लिथियम की किस में ज़्यादा है, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में। और एक बात और बताऊं, अभी पेपर होने वाला है बहुत जल्द, मतलब 10-15 दिन के बाद पेपर है, तो अभी लास्ट टाइम में जितना अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वही उतना ही उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब अभी आपने किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और वही वहाँ पे आ गया, तो डेटा भी आपका मैच होगा, आपको वहाँ पे कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आगे जो पेपर होगा, सपोज आगे मैथ का है, तो वो अच्छा ऑटोमेटिक जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा एग्जाम तक कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे हो जाए। ए का वह मान जिसके लिए अगर ए का मान 3 से या तो बड़ा है या तो बराबर है, जिसके लिए इक्वेशन के रूट का जो क्यूब का सम होगा वो मिनिमम होगा। ए की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। तो देखो, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके किसी प्रैक्टिस सेट में है तो चांसेस हैं कि आ सकता है। तो देखो, जो रूट हमने अगर अल्फ़ा बीटा मान लिए तो उनके घनों का योग मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमें बताना है ए की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सारी वैल्यू, रूट का सम क्या होता है, ये रूट का सम है माइनस का b/a मतलब a-2, तो a-2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा मतलब रूल का मल्टीपल c/a यानी कि a-3। अब अल्फ़ा बीटा a-3 कैसे है ये तो पता एटलीस्ट होना ही चाहिए यार, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है a-2, ठीक है। अब थोड़ा मैं कैलकुलेशन मिनिमाइज मतलब शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जो ये चीज़ आपको आई है, मैं बस एक अप्रोच बता रहा हूँ कि मतलब कैसे फास्ट कर सकते हो। इस तरीके से अगर इसका वैल्यू आप फर्दर सॉल्व करोगे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये एक ऐसा फॉर्मेट मिलेगा जो हमारा a-3 का होल क्यूब बन रहा होगा, लेकिन एडिशनली यहाँ पे एक और बचेगा, यानी कि दिस विल गिव यू दिस। अब इसका मान हमें मिनिमम करना है। इसका मान मिनिमम कब हो सकता है, जब ए में कुछ जुड़े ना,
ए में कुछ जुड़ जाएगा तो वो मैक्सिमम बनने लग जाएगा। ए में कुछ जुड़े ना, मतलब ए का वैल्यू अगर 3 होगा तो 3 में से 3 जाएगा 0 बन जाएगा, तो तभी ए का वैल्यू 3 होना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या है, a-3 0 हो तभी तो मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि एक में तब कुछ नहीं जुड़ेगा। तो a-3 को 0 बनाने के लिए ए का मान 3 होना चाहिए, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला है कि ताश की एक गड्डी है जिसमें 4 इक्के हैं, 4 बादशाह हैं, 4 बेगम हैं और 4 गुलाम हैं, ठीक है। 2 पत्ते मतलब रैंडमली खींचे गए, 2 पत्ते रैंडमली खींचे गए, इनमें से कम एक पत्ता इक्का हो, मतलब कम से कम एक इक्का होने का मतलब या तो एक इक्का हो या दोनों ही इक्के हों, मतलब कम से कम उसमें एक इक्का हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो पॉज करके खुद से ज़रूर कर लो, अपने आप को ज़रूर जांच लो। जो बच्चे कहते रहते हैं बहुत इजी लेवल ला रहे हो, तो यार एक बात बताओ, मैं हाई लेवल लाके करूँगा क्या? जो लेवल एग्जाम में आता है, मुझे पता है जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वही कराऊँ? आपको फालतू में डराने लग जाऊँ या हाई लेवल क्वेश्चन करा के अपने आप को सुप्रीम साबित करने लग जाऊँ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे वो चीज़ें करानी है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो आपके एग्जाम की डोमेन में आती हैं। जैसे ये क्वेश्चन पॉज करके खुद से करो, जो बहुत बनते हैं कि नहीं बहुत ईजी लेवल कराते हो। तो देखो क्या होता है कि इसको प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस। तो सबसे पहला काम आप ये किया करो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में टोटल केसेस डिफाइन कर लो। मतलब आपको पता है कि हमें 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं, मतलब कुल परिस्थितियां हैं 16C2। जब पत्ते निकालने हो तो चयन करना है पत्तों का, तो कॉम्बिनेशन लगाया, 16 में से 2 हम चुन सकते हैं। ये टोटल वे हो गए। 16C2 को जल्दी से सॉल्व भी कर लो, जल्दी से 16 गुणा 15, थोड़ा काम कम करते चलो, बटे 2 गुणा 1, तो 2 से ये 8 बार करेगा, मतलब 120 हमारे टोटल वेज हैं। 120 हमारे टोटल वेज हैं, 16C2 से निकाले, बार बार नहीं लिखूंगा, मतलब 120 हमारी कैसी हैं, टोटल वेज हो गए। इसको मैं हटा के सीधा लिख दे रहा हूँ, तो 16C2 से 120 हमारी कुल परिस्थितियाँ हो गई। अब अनुकूल परिस्थितियों की बात आई, हमें पत्ता पहले अगर कम से कम एक इक्का हो तो पहले एक कंडीशन ये होगी, जब हमारा क्या होगा, एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा, तो मतलब एक इक्का होगा, मतलब 4 में से हम कोई एक इक्का निकाल लेते हैं, 4C1 इंटू, अब एक और पत्ता निकालना है क्योंकि 2 निकालने हैं, तो दूसरा हम कोई भी निकाल लेते हैं, 12 में से कुछ भी हो सकता है, तो 12C1, मतलब हमने 2 पत्ते इस तरह से निकाल लिए। ये एक तरीका हो गया, 12 4C1 का मतलब 4 और 12 48, ये तरीके हो गए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, कम से कम एक का मतलब हुआ या तो एक हो या दोनों ही इक्के हों, दोनों ही इक्के हों मतलब 4C2 तरीके से निकाल लिए। तो इस कंडीशन में दोनों इक्के हो गए। 4C2 को सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 3/2 यानी कि 6 आएगा। यानी कि जब हमने एक इक्का निकाला, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, तब 48 आई। जब हमने दोनों इक्के निकाल लिए, 4 में से दोनों ही का सिलेक्शन इक्कों का कर लिया, तो 4C2 मतलब 6 आया। अब देखो, और टोटल केसेस ये थे। तो अनुकूल परिस्थितियां, क्योंकि कम से कम एक की बात करी गई है, मतलब वो 48 भी हो सकते हैं प्लस 6 इंडिपेंडेंट हैं, तो 6 हो सकते हैं। दोनों को हमने सम कर दिया, बटे टोटल कंडीशन कितनी थी, 120। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हुई, ये मेरा आंसर हुआ। यानी कि 48 और 6 को जोड़ेंगे तो 54 हुआ। ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ बहुत बार आ चुका है, ठीक है। 54/120, इसको और कट करेंगे 6 से, तो 9/20 आपका 20 हो जाएगा। 9/20 कोई ऑप्शन है नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि डी हमारा इसका राइट आंसर है। कई बार आप लोगों को लगता है कि नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने समझाया है, इसलिए टाइम लिया है। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसको आप बहुत जल्दी कर पाओगे। 3 लाइन्स हैं, 4x + 4y = 1, 8x - 3y = 3 और y = 0। ये बताना है कि ये क्या है, एक समद्विबाहु या इक्विलेटरल या संगामी या समांतर। तो देखो आपका प्रैक्टिस, आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि y = 0 है, y बराबर क्या है, 0 है, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखो इसमें तो बड़ा एग्जामिनर ने बड़ा सरल कर दिया है हमारे लिए, क्योंकि y = 0 दे दिया है। अगर y का मान इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो ये पोर्शन 0 हुआ, तो x का मान 1/4 मिलेगा, मतलब पॉइंट आएंगे जो 1/4, 0। सिमिलरली इस वाले में y यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है। जब इसमें y = 0 रखोगे तो 8x = 2 आएगा, इसमें भी x का मान 1/4 आएगा, मतलब 1/4, 0। यानी कि इन दोनों को जब तीनों को करस्पॉन्डिंग हमने सॉल्व करा, तो जो पॉइंट हैं दोनों के जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो सेम आए, मतलब जो लाइन्स है वो सभी संगामी है। संगामी का मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अगर वो एक ही है, दोनों का कटान बिंदु, और तीनों का एक ही है कटान बिंदु, मतलब वो एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, मतलब ये तीनों लाइंस कैसी हैं, संगामी। और एक बात और बता दूं गाइज, अब की बार जितनी मैं मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, जितने रिसोर्सेज मैं जिन रिसोर्सेज से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरा मतलब अब की बार दिल कह रहा है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जो डेटा भी सेम होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहो। और एक बात और बताऊँ कि रिसोर्सेज को लिमिटेड करना सीखो। आपने
20 चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल हमसे पढ़ो, आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से पढ़ो। इंग्लिश की सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैथ की भी बात कर रहा हूँ, और उसकी भी चीज़ों को लिमिटेड करना सीखो। आपने 10 चैनल सब्सक्राइब करे हैं तो हर चैनल वाला आपको दिन में 2 इन्फॉर्मेशनल वीडियो देता है, 2 वैसी वीडियो देखता है, तो कुछ ना करके आप पूरा नहीं देखोगे, एटलीस्ट क्लिक करोगे, 2 मिनट देखोगे। जब आपको लगेगा इसमें मटेरियल जो है मेरे लिए नहीं है, मेरे फेवरेबल नहीं है, फिर आप इग्नोर करोगे, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो एक टॉपर में और एक मतलब फेलियर बच्चे में यही मेजर डिफरेंसेस होते हैं कि वो रिसोर्सेज को लिमिटेड करता है, पहले चूज करने में टाइम लगाता है। मतलब वो जब पढ़ना स्टार्ट करेगा तो पहले सभी को देख के पढ़ेगा, वो एक बार टाइम लगाएगा कि कौन बेटर है मेरे लिए, कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है। जब एक बार वो एग्जामिन कर लेगा कि ये कंटेंट अच्छा दे रहा है, उसके बाद वो ये नहीं है कि इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लो। जब ये 4 वीडियो डालेगा उसकी इन्फॉर्मेशन लो, तो इन्फॉर्मेशन ही लेते लेते आपका दिमाग, आपको नहीं पता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता है, ये चीज़ें बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। अगर 2,0 उसका वर्टेक्स है, वाई एक्सिस उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो फिर उसका फोकस क्या होगा। देखो पैराबोला का बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और इसको आप देख के ही, हमें देख के ही पता चल रहा है कि अगर इसकी वाई एक्सिस इसका डायरेक्ट्रिक्स है तो हमें पता है इसका जो राइट आंसर है, यार फ्लाइट मोड में हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो गया। अब आप कहोगे कि आपने कैसे कह दिया सी हो गया, तो ट्रस्ट में आप भी कहोगे ऐसे ही कि सी हो गया। कैसे? अब देखो 2,0 इसका शीर्ष है, मतलब वो ओरिजिन से तो नहीं जा रहा होगा। अब ये तो ऑब्वियस है कि ये अब वाई एक्सिस की डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब इधर थोड़ा होगा। अब मेरी बात सुनना, ये डायरेक्ट्रिक्स से नियता है तो इसका जो पॉइंट होगा 0,0, ठीक है, ओरिजिन है ये, ठीक है। अब 2,0 शीर्ष है, मतलब 2,0 यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस पे 2 चला होगा, तब उसका वो शीर्ष है पैराबोला का, यानी कि 2,0 उसका शीर्ष हमने बना लिया, ठीक है। हमें फोकस फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब एक बात मैं आपको बताऊँ, एक ऑब्जर्वेशन जिससे आपको करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको ये भी बता दूंगा कि करते कैसे हैं। अल्फा बीटा मान लो इसके फोकस है, ठीक है। अब एक बताओ, ये आपने देख लिया कि पैराबोला कौन सा वाला है। अगर 2,0 शीर्ष है मतलब ये इधर की तरफ होगा। 4 होते हैं, एक होता है x² बराबर 4ay, एक x² बराबर -4ay, एक y² बराबर 4ax और एक y² बराबर -4x। अगर शीर्ष 2,0 थे मतलब 2 पे चला, ठीक है, y पे कुछ नहीं चला, मतलब इधर एक्स एक्सिस वाला ये वाला पैराबोला था। देखो स्पेस भी जा रहा है। अब आप एक बात बताओ, अब अगर ये फोकल फाइंड करने हैं तो फोकस इधर होंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव चलेगा और 2 से ज़्यादा चलेगा, 2 से ज़्यादा चलेगा क्योंकि शीर्ष वर्टेक्स 2 है, तो वर्टेक्स से अगर फोकस पे जाएंगे तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 2 से तो बड़ा हो, ये 2 से बड़ा नहीं था, ये 2 से बड़ा नहीं था, ये 2 से बड़ा नहीं था, तो यही ऑब्वियसली हो गया। लेकिन आपको इन जनरल कैसे पता है, एक रिलेशन भी पता हो कि जो इसका वर्टेक्स से और इसका फोकल का जो मिड पॉइंट होता है वो उसका वर्टेक्स होता है, ठीक है, जो नियता का बिंदु कटान, और ये इसका मिड पॉइंट ये है, तो मतलब इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, मतलब अल्फा प्लस 0/2, अल्फा प्लस 0/2 बराबर 2 है, तो मतलब अल्फा का वैल्यू 4 मिला। सिमिलरली बीटा प्लस 0/2 यानी कि बीटा/2 बराबर 0 है, तो बीटा का मान हमें 0 मिला। तो ये ना पता हो कि ये 4,0 कैसे आया, कि उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा गया तब कर, नहीं, हमें ऑब्जर्व करना। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको ये वाला अगले प्रैक्टिस सेट में 2 ऐसे भी लूँगा जो इधर वाले या इधर वाले होंगे, इनमें कभी भी आपका ध्रुव पूछा जाए, या सिमिलरली ऐसे भी पूछा जा सकता था नियता का समीकरण, ये सारे ही चीज़ें मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा। बस एग्जाम तक आप सपोर्ट करते रहना, मैं आपको इतना कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। मतलब मुझे भी पता है कि मैं इंटीग्रेशन नहीं करा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं करा रहा हूँ, तो आपको भी पता है कि फ़ोन में इतना स्पेस नहीं होता है कि पूरा लिख पाऊँ। मैं वही चीज़ें करा रहा हूँ सिलेक्टिव, जो मैं फ़ोन पर करा भी सकता हूँ, और एग्ज़ाम तक आपको उन पर डेफिनेटली कमांड कर लोगे अगर, तो हेल्प होगी। इसको आपको एक अप्रोच डेवलप होगी, एक थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा आपको। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। अनअकैडमी पे एनडीए, एयरफोर्स, ग्रुप XY, नेवी के लिए नए बैचेस आते रहते हैं, और पुराने भी, और मतलब जो फ्री बैचेस होते हैं वो भी बहुत सारे हैं। अगर आप कोई बैच खरीदना चाहते हो या फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का एडुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना, जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। सॉरी, एडुकेटर नहीं, लर्निंग ऐप। 2 ऐप होते हैं, एक लर्निंग ऐप होता है जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, एडुकेटर होता है जो एडुकेटर जो वहाँ पे पढ़ाते हैं उनके लिए होता है। तो जब आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे आपको। जब आप एनडीए, एयरफोर्स और XY ग्रुप वाले उसमें जाओगे तो आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे और बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप कोई पेड कोर्स खरीदते हो तो मेरा आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड, बस चैनल का नाम ही है LAKSHYA, लक्ष्य, एयरफोर्स नहीं है, बस लक्ष्य 12। अगर ये रेफरल कोड आप यूज़ करते हो, अगर आप कोई भी कोर्स वहाँ पे खरीदते हो तो इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको, आपके सर को भी बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि अनुराग को भी बेनिफिट हो जाएगा और आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। जो कोर्स होगा उस पर जो डिस्काउंट, आप किसी भी का रेफरल कोड यूज़ करोगे जो डिस्काउंट मिलेगा वही डिस्काउंट आपको ये रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलेगा। तो जाओ, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, और वहाँ पर क्विज भी लगा सकते
सकते हो आप, जो ऑल इंडिया क्विज रहती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हो।